Hi everyone, today I explain the two-port network. Two-port network is very easy chapters. Yes, आपको बस इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स याद रखने हैं। टू पोर्ट नेटवर्क आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर बन जाएगा। सिंपल टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है, जैसे ये इस साइड को मैंने नाम दे दिया ए बी, ओके, और इसमें हमने करंट I1 और इधर का वोल्टेज प्लस माइनस V1 हमने ले लिया, ओके, और इधर का हमने I2 और ये पॉइंट को हमने C, इसको D और इधर के वोल्टेज को मैंने V2 ले लिया। और ये टू पोर्ट नेटवर्क है, अंदर की सर्किट टू पोर्ट नेटवर्क। अब इसके अंदर रेसिस्टेंस हो, जो भी हो, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, इससे हमें नहीं मतलब, बस इसके अंदर, और मुझे बस इनपुट और आउटपुट पोर्ट पे को देखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट पोर्ट और ये हो गया हमारा आउटपुट पोर्ट, ओके। सिंपली अब इसमें 4 ही वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल के, क्योंकि 4 वेरिएबल, पहला I1, V1, V2 एंड I2। टू पोर्ट नेटवर्क बस इसी 4 वेरिएबल पे पूरा टू पोर्ट नेटवर्क बेस्ड है। आपको I1, V1, V2 और I2 को बस अपने माइंड में बैठा लेना है, बस इसी का कैलकुलेशन है टू पोर्ट नेटवर्क में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ओके। लेट्स एक्सप्लेन। नेक्स्ट जेड पैरामीटर, पहला आता है जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स और इसे इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं, इम्पीडेंस पैरामीटर्स, ओके। पहला है जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स में इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स, वो I1 एंड I2 होते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। तो I1 एंड I2, इसका मतलब क्या हुआ कि I1 जो है नेवर फंक्शन ऑफ I2 होगा, ठीक है, एंड I2 जो है नेवर इक्वल टू I1 के बराबर होगा, ओके। और दूसरा I1 अगर फंक्शन ऑफ I2 है एंड I2 अगर फंक्शन ऑफ I1 है, तो यहाँ पे जेड पैरामीटर्स नॉट एग्जिस्ट, आप सीधे बोल दोगे, अगर इंडिपेंडेंट सोर्स एक दूसरे के फंक्शन होते हैं इन जेड पैरामीटर्स में, तो वो जेड पैरामीटर वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट सोर्स के फंक्शन होते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स में क्या बच गए, V1 एंड V2, इसी 4 का खेल है। I1 I2 यहाँ आ गया, ये तो यहाँ V1 और V2 यहाँ आ गए, ठीक है। तो इन डिपेंडेंट सोर्स क्या हो गए, V1 एंड V2, ओके। अब क्या डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स के फंक्शन हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 इक्वल टू द फंक्शन ऑफ I1
एंड V2 इक्वल टू द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2 दोनों, बोथ I1 एंड I2 एंड फंक्शन ऑफ V2 I1 एंड I2। V2 जो है वो फंक्शन होगा I1 एंड I2 दोनों का। तो अब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए कुछ नहीं, सिंपल आपको क्या करना है कि जो हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के लिए कुछ नहीं, सिंपल जो है डिपेंडेंट सोर्स है उसको ऐसे लिख देना V1 V2, ठीक है, और ऐसे इक्वल टू लगा देना। अब V1 V2 क्या है, किसके फंक्शन है, I1 एंड I2 के, तो I1 एंड I2 लिख दो, I1 और यहाँ I2, यहाँ भी I1 यहाँ भी I2, ओके, बीच में प्लस साइन लिख दो, ओके। अब Z पैरामीटर है तो Z लिख दो, Z11 Z12 Z21 Z22, ओके। यही हो गया इक्वेशन ऑफ Z पैरामीटर, इक्वेशन ऑफ Z पैरामीटर्स, ओके। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, V1 V2 को यहाँ मैट्रिक्स में कर दो, ओके, और इस मैट्रिक्स में Z11 Z12 Z21 एंड Z22, ओके। और इधर में इंडिपेंडेंट सोर्स है I1 एंड I2, ओके। ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स में। अब इसका स्मार्ट अप्रोच, मतलब अगर तुम इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो कर दो, इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो कर दो, तो न्यूमेरिकल में आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो इसको हमने स्मार्ट अप्रोच से लिखा है, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए हमने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो करना है, तो पहला केस फर्स्ट मैंने क्या लिया, I1 को हमने जीरो कर दिया। अब इस सर्किट में आप I1 को जीरो पुट करके देखिए, ये I1 जीरो हो गया तो ये जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो V1 बाय I2 ये किसके बराबर हो गया, Z12 के, ओके। एंड इसमें जब I1 को जीरो रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये I2 जो है V2 के नीचे आ जाएगा, तो V2 अपॉन I2 Z22 के बराबर आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने केस 2 लिया। अब हमने I2 को जीरो रखा, ठीक है। अब अगर हम I2 को जीरो रखते हैं तो आइए इधर देखते हैं, अगर हमने I2 को जीरो रखा तो ये टर्म जीरो हो गई, बचा क्या, ये वाली टर्म, तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1 ये किसके बराबर होगा, Z11 के बराबर होगा, ओके। एंड फिर से I2 को जीरो रखना है, तो अगर हम I2 को जीरो रखते हैं तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, बचेगा कौन, ये वाली टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, V2 बाय I1 जो है वो Z21 के इक्वल हो गया, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे करंट जीरो है, देख रहे हैं, तो अब आप एक पॉइंट नोट डाल के लिख सकते हैं
कि जिसमें अगर करंट जीरो रहता है तो उसे हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड पैरामीटर इज बिहेव like as open circuit parameters। ओके, और अब आगे मूव करते हैं। अब कहीं कहीं हमको जेड इन्वर्स निकालने दे देता है। जेड इन्वर्स, अब जेड इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा जेड मीन्स मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, उससे घबराने की बात नहीं है। एडजॉइंट ऑफ जेड का मतलब सिंपली आप एक बार में याद हो जाएगा। आपको बस सिंपली क्या करो कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी Z11 और Z12, Z21 एंड Z22, इसको आपको सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दो। यहाँ पे क्या था, Z21 और ये Z11, ठीक है, और इस दोनों एलिमेंट्स को निगेटिव से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे क्या होगा, Z12 और ये Z22 होगा, सॉरी, और ये माइनस ऑफ Z21, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ Z अपॉन डेल्टा Z, ठीक है, और इससे आप डिवाइड कर दो। ये हो गया आपका Z22 अपॉन डेल्टा Z, ओके, माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z, Z21 माइनस डेल्टा Z, Z11 अपॉन डेल्टा Z। ये हो गई जेड इन्वर्स पैरामीटर। ओके, अब लास्ट पॉइंट डिस्कशन में क्या होता है, जेड पैरामीटर अब सिमेट्रिक और रिसिप्रोकल के लिए, रिसिप्रोकल एंड सिमेट्रिक। अब देखिए रिसिप्रोकल में क्या लिखोगे, रिसिप्रोकल में लिखोगे Z12 जो है Z21 के बराबर होगा, और सिमेट्रिक में क्या लिखोगे, Z11 जो है Z22 के बराबर है। बस हो गया जेड पैरामीटर्स ख़त्म। इतने ही पॉइंट्स आपको सारे पैरामीटर्स में डिस्कस करने हैं। अगर आपको इसे लैंग्वेज में लिखना है तो इसी सारे चीज़ को आप लैंग्वेज में लिख दो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप उसे लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। एक लैंग्वेज मैं बता देता हूँ, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे। तो लैंग्वेज में लिखने के लिए अगर आपको सेमेस्टर में आता है तो सिंपल लिखना है कि ये जेड पैरामीटर्स है। In Z parameters, independent sources are I1 and I2, and I1 and I2 are the neighbor function of I1 and I2. Okay. अब लिखोगे उसमें डिपेंडेंट सोर्स इन जेड पैरामीटर्स आर V1 and V2, and V1 and V2 आर द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स I1 and I2. ओके, ये हो गया। ये तो इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है, ये भी लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। स्मार्ट अप्रोच में लिखोगे केस 1 में I1 को अगर इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो करते हैं तब हमें जेड पैरामीटर्स की चारों वैल्यू Z11, Z22, Z12 एंड Z21 की वैल्यू आती है। ओके, और फिर थ्योरी में लिखोगे नोट डाल के जेड पैरामीटर्स इज बिहेव लाइक एज ओपन सर्किट पैरामीटर्स। ओके, उसके बाद जेड इन्वर्स
डिस्कस कर दो। जेड इन्वर्स का सिंपली फार्मूला होता है डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दो और इन दोनों को माइनस से रिप्लेस कर दो और अपॉन डेल्टा जेड से डिवाइड कर दो, बस हो गया जेड इन्वर्स। अब रेसिप्रोकल में Z12 जो है Z21 के बराबर होता है, सिमेट्रिकल में Z11 और Z22 के बराबर होता है। आप बस एक पैरामीटर सीख गए, सारे पैरामीटर्स बहुत आसान है। ओके, अब हम मूव करते हैं Y पैरामीटर्स। Y पैरामीटर्स को एडमिटेंस पैरामीटर्स भी बोलते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर्स। और Y पैरामीटर्स जो होता है सिंपली इन्वर्स ऑफ Z पैरामीटर्स होता है। अगर आप Z पैरामीटर्स आप बिल्कुल आसान आपको लगा है तो Y पैरामीटर्स भी उतना ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स, ओके। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होंगे इसमें, उस जेड पैरामीटर्स के जस्ट उल्टा, तो इसमें होंगे V1 एंड V2 जो है ये क्या हो गए हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स। इसका मतलब क्या होगा, V1 इज द नेबर फंक्शन ऑफ V2 एंड V2 इज द नेबर फंक्शन ऑफ V1, ओके। उसके बाद अगर कहीं पर भी इक्वेशन में V1 अगर फंक्शन ऑफ V2 है एंड V2 इज द फंक्शन ऑफ V1, तो इसका मतलब क्या होगा, Y पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे Y पैरामीटर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, I1, इसमें होंगे I1 एंड I2। इसका मतलब क्या हुआ, I1 जो है वो फंक्शन ऑफ V1 एंड V2 के होंगे, V1 एंड V2, ओके। एंड I2 इज द फंक्शन ऑफ V1 एंड V2, ओके। हो गया। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट उस जेड पैरामीटर्स में क्या डिस्कस किए थे, तीसरा हमने इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स किया था, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ Y पैरामीटर्स होगा। ओके, इक्वेशन ऑफ Y पैरामीटर्स को सिंपल क्या हमने बताया था कि जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसे एज इट इज लिख देते हैं, तो इसमें डिपेंडेंट सोर्स I1 एंड I2 हैं और ये फंक्शन किसके होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स के, तो V1 V2 V1 V2 प्लस और आपको Y पैरामीटर्स तो Y11 Y12 Y21 Y22, ओके। और सिंपली ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ Y पैरामीटर्स, ओके। अब चौथा पॉइंट था मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो मैट्रिक्स में लिख दो, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गई Y1 Y12, ये Y21 Y22, ओके, इनटू V1 V2, ओके। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हमने वहाँ पांचवा पॉइंट
स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच में हमने केस 2 लिए थे। एक केस फर्स्ट लिया था हमने जहाँ इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 किया था, तो यहाँ पे V1 को हमने 0 करेंगे। अगर हम V1 को 0 करते हैं तो V1 को 0 करते हैं तो आप देखिए ये रही आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपने V1 को 0 रखा तो ये टर्म तो गायब हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगी, I1 इक्वल टू Y12 इंटू V2। ठीक है, तो यहाँ से I1 अपॉन ये टर्म नीचे आएगा तो V2 इक्वल टू Y12 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके हमने वहाँ पे इक्वेशन निकाला था। और यहाँ पे भी अगर आपने V1 को 0 रखा है तो V1 को 0 रखेगा तो ये टर्म 0 हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, बस ये टर्म। तो यहाँ से क्या होगा, I2 अपॉन V2 और ये Y22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर हमने V1 को 0 रखा तो क्या बचा हमारे पास टर्म, I1 इक्वल टू Y12 एंड V2। ओके, तो यहाँ से I1 अपॉन V2 किसको 0 रखें, तो V1 को 0 रखें, तो ये हमारे पास क्या आ रहा, तो Y12 आ रहा। ओके, एंड दूसरे में अगर V1 को 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, I2 इक्वल टू Y22 इंटू V2। ठीक है, तो I2 इक्वल टू पॉन V2 किसके, V1 को 0 रखने पे ये हो गया हमारे पास Y22। ओके, यहाँ पे इधर भी कर सकते हैं आप, ये रहा, यहाँ पे किसको 0 रख रहे हैं, I1 को 0 रख रहे हैं, ये ऐसे ही है जस्ट ताकि आपको किसको 0 रख रहे हैं वो आपको पता चले। तो यहाँ पर भी I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। अब हमने केस 2 लिया, केस 2 हमने V2 को 0 किया। ओके, अब इसी इक्वेशन पे आइए और ये देखें, अगर हमने V2 को 0 रखा, V2 को 0 रखा तो ये टर्म तो 0 हो गई, बचा कौन, ये टर्म। तो बचा ये टर्म, तो हम लिखते हैं I1 इक्वल टू Y11 एंड V1। ठीक है, ये टर्म तो 0 हो गई, तो यहाँ से हो गया I1 अपॉन V1 कब, जब V2 हमारा 0 है, तब ये आ गया हमारे पास Y11। ओके, एंड दूसरे में क्या होगा, दूसरे में V2 को 0 रखेंगे तो ये टर्म बचेगी, तो I2 इक्वल टू Y21 ओके एंड V1। ओके, तो I2 अपॉन V1 इक्वल टू Y21 आ गया। किसको 0 रख रहे हैं, तो V2 को 0 रख रहे हैं। ठीक है, हो गया। 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। छठा पॉइंट क्या था, छठा पॉइंट था नोट डाल के हमने लिखा था उसमें, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वोल्टेज 0 है। वोल्टेज अगर 0 होता है तो वो सर्किट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर किसी सर्किट में वोल्टेज 0 है तो उसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट के तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, Y पैरामीटर्स behave as open short circuit parameters, short circuits parameters। ओके, हो गया। अब 7वां पॉइंट क्या था, 7वां पॉइंट था Y इन्वर्स। Y इन्वर्स क्या हुआ, चलिए
ये भी एक्सप्लेन करते हैं। वाई इन्वर्स निकालने के लिए हमने क्या कहा था, सिंपली एडजॉइंट ऑफ वाई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ वाई कैसे निकलता है, सिंपली जो ये मैट्रिक्स है ये, इसको आपको क्या करना है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करना है। ये y2 यहाँ आ जाएगा, y11 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों टर्म को एज इट इज़ रखना है और बस माइनस से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y22 y11 और ये माइनस से रिप्लेस हो जाएगा y12 और ये y21 माइनस अपॉन डेल्टा जेड। अब डेल्टा जेड से सबको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा y22 अपॉन डेल्टा जेड माइनस y12 अपॉन डेल्टा जेड माइनस y21 अपॉन डेल्टा जेड, ओके y11 अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ओके, ये हो गई। अब लास्ट पॉइंट था हमारे पास रेसिप्रोकल एंड सिमेट्री। रेसिप्रोकल क्या होगा, y12 जो है y21 के बराबर होगा, और सिमेट्रिक में क्या होगा, y11 जो है वो y22 के बराबर होगा। ओके, और अब हमने क्या कहा था, हमने कहा कि जेड पैरामीटर्स जो है वो इन्वर्स ऑफ वाई पैरामीटर्स है। तो जेड पैरामीटर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्स ऑफ वाई पैरामीटर्स, और इन्वर्स ऑफ वाई पैरामीटर्स जो है वो जेड पैरामीटर्स के बराबर होगा। ओके, और इन्वर्स आपको फार्मूला बता ही दिए, इन्वर्स ऐसे निकलता है, तो बस हो गया। अगर आपको जेड पैरामीटर्स किसी क्वेश्चन में दिया अगर उससे वाई पैरामीटर्स पूछ ले तो आप सिंपली जेड का इन्वर्स कर दो, वाई पैरामीटर्स मिल जाएगा। और वाई पैरामीटर्स दिया हुआ है तो जेड पैरामीटर्स पूछ रहा है तो वाई का इन्वर्स कर दो, जेड पैरामीटर्स मिल जाएगा, सिंपली हो गया ओके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अगर किसी और टॉपिक्स पे वीडियो आपको रिकमेंड करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।